Welcome to our full syllabus channel. Today I am going to discuss about the regulations of enzyme. I have already discussed about the chemical nature, their classification, mechanism of the enzyme actions and their kinetics. In the today video I am going to discuss about the regulations of enzyme activity. It means how to regulate the enzymes activity. Because आपको पता है कि पूरी बॉडी में आपकी जो भी सारी रिएक्शंस होती हैं मेनली हम उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज सिंपली आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शंस हो रही है दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म को हम दो तरह से स्टडी करते हैं. वन इज़ द कैटाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज़ द एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म इज किसी चीज़ को काटना मतलब उनको बड़े से छोटे में तोड़ना. जैसे आप कोई भी मील्स लेते हो, मील्स में भी क्या होता है आपको कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट, विटामिन को तोड़ा जाता है. ठीक है, तो वो उस टाइप की मैकेनिज्म को आप क्या बोलोगे, कैटाबॉलिज्म. और जब छोटे छोटे को तोड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाया जाता है, जैसे आपने क्या किया अमीनो एसिड्स लिया, अमीनो एसिड्स को तोड़ के भी तो आपकी बॉडी प्रोटीन बना रही है, तो उस टाइप की स्टडी को आप बोलोगे एनाबॉलिज्म. और एक वहीं पे अगर आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन खा रहे हो, उसको तोड़ के आपकी बॉडी में डाइजेस्ट कराना इस कैटाबॉलिज्म. कैटा मीन्स कटना छोटे छोटे पार्ट्स में. तो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म यही आपकी बॉडी में चलता हुआ, और उन दोनों की स्टडी को एक साथ हम कंबाइन करके बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कराता कौन है, बायो कैटलिस्ट दैट इज द एंजाइम. मैंने आपको पहले बताया था कि आपको किसी एक मील को भी डाइजेस्ट करने में कई दिन लगते हैं अगर एंजाइम ना हो तो इसका मतलब कि एंजाइम्स आइदर कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, डीएनए, आरएनए सारे की सिंथेसिस में भी एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है. तो हाउ टू रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी लाइक ए रेगुलेटर, कि हम उसकी स्पीड को बढ़ा या घटा कैसे सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी को. हमको आज इसमें ये पढ़ना है कि हाउ टू रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी इन द मेटाबॉलिज्म. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज रेगुलेशंस बाय सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट. रेगुलेशन बाय सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके अंदर मान के चलो कई मेटाबॉलिक पाथवे चलती रहती हैं, किसी की बायोसिंथेसिस चलती रहती है, मतलब कोई किसी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है बायोलॉजी, मतलब आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. ठीक, या तो कोई बायोसिंथेसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो या तो हम सबस्ट्रेट से जैसे क्या नाम है एंजाइम रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, या तो प्रोडक्ट से. ठीक है, हम क्या करते हैं उसको रेगुलेट करते हैं किसके, एंजाइम के एक्शन को. अब आप मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखो जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हाउ टू काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम, तो उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, उसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, दैट वाज केएम. ये केएम का है, माइकलिस कांस्टेंट है. माइकलिस कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब आपका मैक्सिमम स्पीड हाफ हो, उस एंजाइम की मैक्सिमम स्पीड हाफ हो, उस पर जो भी कंसंट्रेशन होगा उसको क्या बोलोगे आप, माइकलिस कांस्टेंट या केएम. ये केएम ये डिनोट करता है कि अगर केएम के ऊपर अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि एंजाइम की एफिनिटी लो है. ठीक है, अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन वहाँ पे कम होता है तो इसका मतलब एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है. तो हम उस तरीके से सपोज करो क्या होता है कि अब देखो एंजाइम को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको पुराने वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, उसके पहले वाले वीडियो में, कि आपको दो तरीके से हो सकता है कि आप चाहते हो कि एंजाइम को मुझे या तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना है या घटाना है, किसी रेगुलेट दोनों होता है. रेगुलेट करना में सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसकी घटा रहे हो एक्टिविटी को, या तो आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो. तो सपोज करो अगर आपके पास एंजाइम है, आपको पता है कि आपकी बॉडी में इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं. इनहिबिटर्स का मतलब क्या हो गया कि आप चाहते हो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया जाए. तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ था, तो वहाँ पे क्या कर लोगे आप, कम्पिटिटिव इनहिबिटर ले लोगे. वो इनहिबिटर क्या करेगा, एंजाइम का रिएक्शन होता है सबस्ट्रेट से, लेकिन इनहिबिटर के प्रेजेंस में एंजाइम कैसे रिएक्ट कर लेगा, इनहिबिटर से, और बना लेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. अब एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनते क्या हो गया, रिएक्शंस होनी नहीं है, तो यहाँ पे एंजाइम को आपने रेगुलेट कर लिया बाय द इनहिबिटर. ठीक, तो यहाँ पे आपने एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस किया. ठीक, अगर आप चाहते हो कि आपको एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, तो आप क्या करोगे, सबस्ट्रेट के होते हुए इंडिकेटर के होते हुए आप क्या करोगे, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे. जब बहुत सारे सबस्ट्रेट हो जाएंगे तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी भी थ्योरी भी यही कहती है कि मैक्सिमम 4 चीज़ें अगर हैं तो ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एंजाइम के साथ रिएक्ट करने की रेदर देन इसकी. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिससे आपको एंजाइम की रिएक्शन करानी है. तो कहने का मतलब यह है कि आपने क्या किया, या तो सबस्ट्रेट को या तो प्रोडक्ट को किसी के भी कंसंट्रेशन को आप अल्टर करके बढ़ा या घटा के एंजाइम्स के प्रोडक्ट को या एंजाइम्स की एक्टिविटी को, एंजाइम्स की स्पीड को आप रेगुलेट कर सकते हो. दैट टू इज़ बाय रेगुलेशन बाय द सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट. इसमें क्या होता है,
इट पॉसिबल, कहने का मतलब यह है कि ये टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है कि टोटली डिपेंड किस पे करता है, सबस्ट्रेट पे या तो प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये वाला हम इसको रेगुलेट कैसे करते हैं, पॉसिबल ये तभी होता है व्हेन केएम वैल्यू, केएम इज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, हाफ वी मैक्स वैल्यू ऑफ एंजाइम इज मच हायर देन इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। व्हाट इज इट मीन, इसका मतलब कि यहाँ पे जब केएम वैल्यू हायर रहेगा, केएम वैल्यू अगर हायर रहेगा तो इसका मतलब क्या होगी कि लो एफिनिटी ऑफ एंजाइम होगा या नहीं होगा। लो एफिनिटी ऑफ एंजाइम का मतलब ये होगा कि एंजाइम्स की रिएक्शन आपने क्या करा दी, स्लो करा दी, कि एंजाइम इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा, ठीक है। तो ये होता है, या तो ये तो हो गया सबस्ट्रेट के केस में। प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए स्ट्रक्चर रिजेबलेंस। जो प्रोडक्ट मान लो बन रहा है उसका क्या हो, उसका स्ट्रक्चर किससे मिलता हो, स्ट्रक्चर रिजेबलेंस विद दैट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड मे एक्ट एज ए इनहिबिटर ऑफ द रिएक्शन व्हेन एक्यूमुलेट इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन। मतलब दो चीज़ों से मैंने आपको यहाँ पे बताया, क्या, एक तो मैंने ये बताया था कि जब आपका इनहिबिटर होगा, किसकी इनहिबिटर का स्ट्रक्चर किससे मिलता है, सबस्ट्रेट से। अगर सबस्ट्रेट से मिलेगा तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करेगा, एंजाइम के पास जाके अटैच हो जाएगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी को आपने रिड्यूस कर दिया, ठीक। तो वो तो हो गया प्रोडक्ट के एस्पेक्ट में, कि जो प्रोडक्ट आपने मान लो एंजाइम से आपने कैटलाइज करा के, ठीक है, एक सबस्ट्रेट लिया, इस सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर एंजाइम से मिलता है, आपका जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का भी स्ट्रक्चर किससे मिल रहा है, एंजाइम से मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, जाके यहाँ पे एंजाइम से अटैच हो जाएगा और काम किसका करने लगेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। तो इसका मतलब किसने एंजाइम की एक्टिविटी को वहीं पे ब्लॉक कर दिया। तो या तो सबस्ट्रेट से या प्रोडक्ट से, उसके प्रोडक्ट से आप एंजाइम को रेगुलेट कर सकते हो, ठीक। नाउ द सेकेंड वन इज़ एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता क्या है। एक चीज़ होती है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, सपोज करो आपका ये एंजाइम है, ठीक, एंजाइम का सपोज करो ये एक्टिव साइट है आपका। अगर एंजाइम का एक्टिव साइट है तो कोई भी सबस्ट्रेट आएगा तो सबस्ट्रेट इसी शेप का होगा, जिस शेप का एक्टिव साइट है वो इस पे आके बाइंड कर जाएगा, ठीक। बट कभी कभी क्या होता है कि इसकी एंजाइम्स चारों तरफ मिलके बना हो, किससे हुए, प्रोटीन से। प्रोटीन में भी क्या बोलो, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड्स के सिर्फ एक्टिव साइट में नहीं, सारी जगह जो अमीनो एसिड्स लगा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट यहाँ न जाके किसी और जगह पे एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। किसी और अमीनो एसिड्स, किसके अमीनो एसिड्स के साइड चेन भी होते हैं, साइड चेन होंगे तो उसको में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिव साइट पे ना, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के एंजाइम से अटैच ना हो के उसके किसी और साइट पे अगर अटैच होता है तो उसी को आप उस साइट को बोलते हो एलोस्टेरिक साइट, ठीक। ये क्या हुआ, एलोस्टेरिक साइट। और अब ये एंजाइम क्या कहलाएगा, एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एलोस्टेरिक साइट और एलोस्टेरिक एंजाइम, ये देखना आगे मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, बट इसका मैकेनिज्म देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है। इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। वहाँ पे सिंपली था इनहिबिशन, अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ फीडबैक इनहिबिशन, ओके। कैसे काम करता है ये देख लो आप। द फर्स्ट एंजाइम ऑफ बायोसिंथेसिस पाथवे, फर्स्ट एंजाइम किसी भी बायोसिंथेसिस पाथवे का, सपोज करो मैंने ग्लाइकोलिसिस ही कर रहा हूँ, मतलब मैंने क्या किया, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस कर रहा हूँ, मतलब उसको चेंज कर रहा हूँ CO2 प्लस H2 उसमें O2 में। आपकी बॉडी में ये रिएक्शन हमेशा होती है सेलुलर रिस्पायरेशन में। तो इसको किसी, मान लो ये बायोसिंथेसिस की कोई भी पाथवे है, मेटाबॉलिज्म पाथवे, इसका जो पहला एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम किसकी, ये मान लो कि चलो 10 स्टेप की रिएक्शन है, तो 10 स्टेप की रिएक्शन किससे कैटलाइज होगी, 10 टाइप ऑफ एंजाइम से। तो जो पहला एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम, ठीक, ये ध्यान देना, फर्स्ट एंजाइम ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज स्ट्रांगली इनहिबिटेड बाय द एंड प्रोडक्ट। किससे, ये जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी किसकी, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट, आपको एंड प्रोडक्ट ध्यान देना है। और पहला एंजाइम, ये वाला प्रोडक्ट इस वाले पहले एंजाइम के साथ जाके अटैच होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हो, फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन का कहने मतलब कहीं भी अगर लिखा रहेगा तो इसे आप फीडबैक भी किसका देते हो, जब आप सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हो उसके बाद एंड में जब आप आ जाते हो तब आप उसको फीडबैक देते हो, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि फीडबैक का मतलब क्या हुआ, कि व्हेन फर्स्ट एंजाइम ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज स्ट्रांगली इनहिबिटेड बाय द एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका होगा, इसको बोलोगे दिस इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन।
इसको मैं पढ़ रहा हूँ एलोस्टेरिक रेगुलेशन में। मैंने आपको एलोस्टेरिक साइट बता दी। साइट अदर देन एक्टिव साइट इन एंजाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक साइट एंड दैट एंजाइम which have a active allosteric site is known as allosteric enzyme. फीडबैक इनहिबिशन क्या होगा, जो फर्स्ट एंजाइम ऑफ बायोसिंथेसिस या एनी पाथवे इज स्ट्रांगली इनहिबिटेड बाय द एंड प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पे देख लो आपका क्या है, एल स्पार्टेट इज अमीनो एसिड्स एंड कार्बोमाइल फॉस्फेटेज, ये आपका एंजाइम है, ठीक है ना, कार्बोमाइल फॉस्फेटेज। अब इन दोनों ने रिएक्शंस करके क्या बना लिया, एन कार्बोमाइल एल एस्पार्टिस प्लस ऑर्थोफॉस्फेट। मैंने बताया था पायरोफॉस्फेट का जहाँ पे लिखा रहे वहाँ पे 2 फास्फोरस होते हैं, ऑर्थोफॉस्फेट लिखा रहे तो वहाँ पे 1 फास्फोरस होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या, यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ वो कौन सा हुआ, एस्पार्टेट कार्बोमाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम की हेल्प से इन दोनों ने रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना लिया, एन कार्बोमाइल एल फॉस्फेट प्लस ऑर्थोफॉस्फेट। वहाँ पे एंजाइम क्या लगा, कोई सा भी, और ये पाथवे किसका मैं आपको बता दूँ, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन कौन से होते हैं, आपको याद होगा जब डीएनए आरएनए पढ़ते हो तो प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में तो होता है एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडीन में होता है क्या, साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। तो ये वाला पाथवे क्या होता है, पिरिमिडीन की बायोसिंथेसिस में। पिरिमिडीन आपकी बॉडी में कौन बनाता है, डीएनए आरएनए के लिए, मतलब आपकी बॉडी पिरिमिडीन बनाती है या नहीं बनाती। तो वो पिरिमिडीन जब बॉडी में बायोसिंथेसिस हो रहा होता है तो उसका फर्स्ट एंजाइम क्या है, एस्पार्टेट कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज, फर्स्ट एंजाइम। और यहाँ पे उसने प्रोडक्ट बना लिया ये। उसके बाद ऑर्थोफॉस्फेट अलग हो गया, उसके बाद ये वाला एन कार्बोमाइल एल फॉस्फेट चेंज हो जाता है यूएमपी में, जिसकी पिरिमिडीन की सिंथेसिस है। तो पिरिमिडीन में क्या होता है, साइटोसिन थायमिन यूरेसिल, तो ये बना रहा है यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। उसके बाद ये फिर से एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू बना लेगा यूरेसिल ट्राईफॉस्फेट। उसके बाद फिर ये एंजाइमेटिक रिएक्शन से बना क्या, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट। या तो साइटोसिन बनेगा या थायमिन बनेगा या यूरेसिल बनेगा। तो देखो पिरिमिडीन की सिंथेसिस में अगर आप यहाँ तक आए, यूरेसिल ट्राईफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, आपका ये पहला एंजाइम था एस्पार्टिक कार्बोमाइल ट्रांसफरेज। दूसरा एंजाइम यहाँ पे यूज़ हुआ होगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। हमको चौथे पांचवें से कोई मतलब नहीं है, पहला एंजाइम एंड लास्ट प्रोडक्ट क्या था, साइटोसिन थायमिन फॉस्फेट। ये क्या करता है, इस एंजाइम के साथ जाके अटैच हो जाता है, एक्टिव साइट पे नहीं, उसके अलग साइट पे, एलोस्टेरिक साइट पे। तो ये एंजाइम क्या कहलाया जाएगा, एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है। और ये जो सबस्ट्रेट अटैच होता है उस पर, इसी को बोलते हो इफेक्टर्स। ये ध्यान देना, ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द इफेक्टर्स इन द एंजाइम। तो वो सबस्ट्रेट जो जाके एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होता है उसको बोलोगे क्या, इफेक्टर्स। तो ये अटैच होते ही इस एंजाइम की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। अब देखो आपके पास एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। ये प्यूरिन क्या कर रहा है, पिरिमिडीन इसमें इनहिबिट कर रहा है। और अब इनहिबिट हो गया तो आपका फिर सोचो कि साइटोसिन थायमिन यूरेसिल कब बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। तो इसमें क्या होता है कि आपको बनाने के लिए क्या चाहिए, यहीं पे एटीपी, जैसे ये है सीटीपी, एटीपी क्या होता है, वैसे तो आपको एटीपी क्या है, एनर्जी सोर्स है, लेकिन इसका फॉर्म देखो तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन क्या होता है, प्यूरिन है। एडेनिन गुआनिन किस में आते हैं, प्यूरिन में आते हैं। तो देखो पिरिमिडीन की सिंथेसिस ब्लॉक हो रही है, तो इसको जब एक्टिवेट करना होता है, जब ये इसको रोक ले तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एटीपी। तो देख रहे हो पिरिमिडीन का हेल्प किसने किया, प्यूरिन ने। तो इससे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सपोज करो मेरे बॉडी में मुझे जितना डीएनए आरएनए बनाना था उतना साइटोसिन थायमिन बन गया, ठीक है। अगर एक्सिस में बन जाएगा तो सब चीज़ का एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो अपनी बॉडी देखो इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पे अगर ये एक्यूमुलेशन होने लगता है तो क्या करेगा, ये जाके तुरंत इसको रोक देगा। जब जरूरत होगी फिर कौन आएगा, एटीपी आएगा। एटीपी क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, फिर से सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। तो अपनी बॉडी इतनी बैलेंस्ड है कि देख लो, एक प्यूरिन आके इसको एक्टिवेट करता है तो एक पिरिमिडीन आके इसको ब्लॉक करता है। तो अब ये समझ सकते हो कि इस एंजाइम को आपने रेगुलेट करना शुरू कर दिया। रेगुलेट कराना है तो इसके थ्रू रोक सकते हैं, और आपको एक्टिवेट कराना है तो इसके थ्रू। पिरिमिडीन के सिंथेसिस में प्यूरिन का भी उतना ही बड़ा रोल है। अब लेकिन लास्ट प्रोडक्ट आपके पहले एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है तो इसको बोलोगे क्या, फीडबैक इनहिबिशन, ठीक। तो दिस इज द feedback inhibition where last product of the biosynthesis is inhibit the first enzyme of that biosynthetic pathway. This enzyme is known as allosteric enzyme because this effectors join at the allosteric site of that enzyme. Okay, क्या ATP एक्टिवेट द एंजाइम, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड पेप्टाइड हो गया, किसके यहाँ पे इमिस एडेनिन है फॉर पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस। पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस के लिए ये केस मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है।
अब आपने जैसे मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा तो मैंने बताया था कि ऑन द डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन क्या होता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो देखो रेट क्या है एंजाइम का और कंसंट्रेशन के डिपेंड। यहाँ पे आपको देखा ये मैक्सिमम रेट होता था हाइपरबोला इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। तो देख रहे हो उसका रेट ज़्यादा है। ये उसके नीचे वाला क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एटीपी, मतलब सिंपल नॉर्मल चलेगा। अगर ये नॉर्मल चल रहा है तो उसका रेट क्या है, कम है, मतलब एटीपी इसको एक्टिवेट नहीं करता, इसकी स्पीड को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो देखो आपके दोनों ग्राफ में मैक्सिमम रेट तो उतना ही रहेगा, किसके एंजाइम तो कांस्टेंट है, लेकिन रेट देखो इसका ज़्यादा है, किसके, ये ज़्यादा है। और इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, इन एब्सेंस ऑफ एटीपी ये है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सीटीपी, सीटीपी मतलब ये जब इसने इनहिबिट कर दिया, तो इनहिबिट करने पे शेप कैसा आ रहा है, इसी को आप बोलते हो क्या, सिग्मोइडल शेप। ठीक, तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्रेजेंस ऑफ एटीपी शेप क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ विदाउट एटीपी क्या होगा, और इसका इन प्रेजेंस ऑफ सीटीपी जब फीडबैक इनहिबिशन होगा तो सिग्मोइडल शेप होगा। अभी मैं सिग्मोइडल शेप आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके इसी वीडियो में लास्ट में आपको डिस्कस करूँगा कि इसका सिग्मोइडल शेप कैसे आया। किसकी, तब मैं आपको एक एग्जाम्पल और भी बताऊँगा जहाँ पे आपने सिग्मोइडल शेप देखा होगा। ठीक, तो ओनली फर्स्ट एंजाइम इज अफेक्टेड ड्यू टू द फीडबैक इनहिबिशन बाय फाइनल प्रोडक्ट, ये क्लियर है। नाउ इंडिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट, मतलब इसका सबस्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं था, इसके फाइनल प्रोडक्ट से लेना देना था। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई स्ट्रक्चर रिलेवेंस नहीं था, मतलब रिजेम्बलेंस नहीं था, मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये इनहिबिशन का काम कर रहा था। ठीक है, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं था, बिकॉज हम इसको प्रोडक्ट लेके चल रहे थे। तो एलोस्टेरिक साइट पे कभी भी आप ये कह सकते हो कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं होते। क्या होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, किसके, वो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या आप जब एलोस्टेरिक साइड से ये भी तो कर तो इनहिबिट रहा है, लेकिन क्या ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, नहीं, ये इन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, किसकी, ये एलोस्टेरिक साइड पे करता है, एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट। कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से उसका स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से उसका स्ट्रक्चर मिलता है और वो जाके उससे एक्टिव साइट्स के अलावा एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होता है। तो दिस रेगुलेटर मॉलिक्यूल मतलब कि जो ये रेगुलेट कर रहा है सीटीपी इज नोन एज, दिस रेगुलेटर मॉलिक्यूल इज नोन एज इफेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट, मतलब ये सबस्ट्रेट से अलग है। डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ फर्स्ट एंजाइम, ये एक्टिव साइट के पहले एंजाइम से अटैक नहीं करता, बट बाय बाइंडिंग एट अनदर साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। ठीक, नाउ सेकेंड थिंग, बाइंडिंग इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कोवलेंट बॉन्ड नहीं बताता कि टूटे ना, बॉन्ड बनाता है और छोड़ देता है, तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। एंजाइम सो रेगुलेटेड, जो एंजाइम रेगुलेट हो रहा है उसको क्या बोलोगे, एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक, एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट एग्जिबिट नॉर्मल माइकलिस मेंशन और हाइपरबोलिक काइनेटिक्स। वो जैसे मैंने पिछले कि एलोस्टेरिक एंजाइम कैसा देता है, सिग्मोइडल बिहेवियर दे रहा है, नॉर्मल नहीं देता है। एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट एग्जिबिट नॉर्मल माइकलिस मेंशन और हाइपरबोला काइनेटिक्स। इन दिस केस देखो हाइपरबोला क्या था, जो कि नॉर्मल देता था, ये कैसा देता है, सिग्मोइडल देता है। तो ये एलोस्टेरिक एंजाइम हमेशा सिग्मोइडल बिहेवियर देता है, बाकी नॉर्मल कितने देते हैं, कौन से देते हैं, हाइपरबोला बिहेवियर। किसका वी मैक्स ये होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। ठीक, अब देखो एलोस्टेरिक साइट क्या है आपका, देखो ये सपोज करो एक्टिव साइट हो इस एंजाइम का, तो ये क्या है, कहीं और इसके अलावा कहीं साइट पे अटैच होता है तो उसको बोलोगे एलोस्टेरिक साइट। तो देखो अब ध्यान से सुनना, अब मैंने आपको जो बोला था ये सिग्मोइडल कर, सिग्मोइडल कब आपने हीमोग्लोबिन में पढ़ा होगा कि जब हीमोग्लोबिन का क्या होता है, टेस्ट हीमोग्लोबिन होता है, रिलैक्स्ड हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करता है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब ऑक्सीजन, पहला मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंस होता है, ईजिली बाइंड नहीं करना चाहता, और हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि पहला मॉलिक्यूल बाइंड होते ही वो क्या करता है कि हीमोग्लोबिन का कन्फर्मेशन इस तरह से चेंज कर देता है कि दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड करने में बड़ी आसानी होती है। ठीक, तो सबसे टफ क्या था, पहले मॉलिक्यूल को बाइंड करना। आपने यही पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन में कि ऑक्सीजन जब बाइंड करता है तो पहले मॉलिक्यूल को बाइंड करना बहुत ही टफ होता है। जैसे ही पहला मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो उसने क्या करना है, फिर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिलैक्स्ड कर देता है।
ठीक। तो रिलैक्स करने के बाद दूसरा मॉलिक्यूल बड़े इजीली बाइंड हो जाता है, तो दूसरा मॉलिक्यूल के इजीली बाइंड होने से वो और रिलैक्स हो जाते हैं, तो तीसरा मॉलिक्यूल और इजीली बाइंड होता है, ठीक है। तीसरा मॉलिक्यूल बाइंड होने के बाद वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, तो चौथे मॉलिक्यूल बहुत ही इजीली बाइंड होता है। मतलब कि एक के बाइंड होने से वो स्ट्रक्चर को इस तरह से रिलैक्स कर देता है कि दूसरा तीसरा चौथा मॉलिक्यूल को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा टेंस किस स्टेज में होता है, जब पहला मॉलिक्यूल बाइंड करता है। तो पहला मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, इसका मतलब उसका रेट क्या होगा, सबसे कम होगा, इसलिए देखो ये डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे दूसरे तीसरे चौथे मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम तो होना ही है कि इसकी एंजाइम कांस्टेंट होता है। यही चीज़ आप ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन में भी पढ़ते हो, यहाँ पे भी पढ़ते हो कि वो सिग्माइडल कर्व क्यों आता है, कि पहले में आपका रिलैक्स, जैसे ही पहला बाइंड करेगा वो रिलैक्स हो जाएगा, तब उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी और तब मैक्सिमम तक पहुंचेगी। दैट्स वाई इट शोज सिग्माइडल बिहेवियर। यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपने, सिग्माइडल काइनेटिक्स। सिग्माइडल का मतलब सिग्मा टाइप स्ट्रक्चर, इस या यू कैन से एस टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एस टाइप स्ट्रक्चर को ही आप बोलते हो सिग्माइडल बिहेवियर। सिग्माइडल काइनेटिक्स ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम, नॉट द नॉर्मल एंजाइम। रेगुलेटरी एंजाइम डिनोट्स इंट्रैक्शन बिटवीन सब यूनिट। सब यूनिट मतलब कि जैसे ही एक करेगा, यहाँ से जुड़ा, ये क्या करेगा और साइड को इजीली रिलैक्स्ड कर देगा कि आप और इजी जोड़ सको सब यूनिट, सो दैट चेंज इन द एक्टिव साइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट सब यूनिट वुड अफेक्ट एक्टिव साइड ऑफ अदर सब यूनिट। मतलब क्या है कि एक दूसरे को वो रिलैक्स करते चले जाएंगे। सच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इंट्रैक्शन। आपने वही वहाँ भी पढ़ा होगा कि लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपने क्या देखा, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पे भी आपने रेगुलेट किया बाय कन्फॉर्मेशनल चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय कन्फॉर्मेशनल चेंज, मतलब कि क्या, एलोस्टेरिक साइट पे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उसने उसके स्ट्रक्चर को, कन्फॉर्मेशन को चेंज कर दिया, तो और चीज़ें जुड़ती चली गई, तो बाय द कन्फॉर्मेशनल चेंज, ठीक है। इन एंजाइम इंड्यूस्ड बाय बाइंडिंग एट एलोस्टेरिक साइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशंस। इसको आपने रेगुलेट कैसे किया ओवरऑल देखा जाए तो आपने क्या किया, एक तो हुआ क्या था, फीडबैक मैकेनिज्म हुआ था कि लास्ट प्रोडक्ट पहले वाले एंजाइम से एक्टिवेट करेगा, उस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे, इफेक्टर एंजाइम को क्या बोलोगे, एलोस्टेरिक एंजाइम, साइट होगा एलोस्टेरिक साइट। ये होते कैसे हैं कि जैसे होता क्या है, ध्यान से देखना, जैसे एक एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ता है तो पूरे एंजाइम का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है। अब एंजाइम का स्ट्रक्चर जैसे ही गड़बड़ होगा एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ने पे, तो यहाँ के एक्टिव साइट का भी स्ट्रक्चर हिल डुल जाता है। तो अगर एक्टिव साइट का भी स्ट्रक्चर हिल गया तो जो सबस्ट्रेट आना चाहेगा वो कहाँ पे जाएगा, एक्टिव साइट पे फिर नहीं आ पाएगा। किसकी, इस इलेक्ट्रिक साइट पे जोड़ने से ही पूरे एंजाइम का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, पूरे एंजाइम का स्ट्रक्चर मतलब एक्टिव साइट का भी स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। तो जो सबस्ट्रेट उसके लिए अटैच कर रहा था, वेट कर रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, उसका तो इस सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर तो सेम है, बट एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर उसके लिए डिफरेंट हो चुका है। तो इसलिए ये सिग्माइडल कर्व देते हैं। और मेन इसका रेगुलेटर कैसे होता है कि एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ने के कारण ही इसको हम रेगुलेट कर पा रहे हैं इसकी स्पीड को। अब क्या हो गया, एंजाइम रिएक्शन देगा, नहीं देगा जो उसको सबस्ट्रेट के साथ देना चाहिए था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेटरी थ्रू द एक्टिव साइट, ठीक। नाउ द लास्ट वन इज क्या है यहाँ पे, रेगुलेशन बाय द रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम। यहाँ पे रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन है। कोवलेंट का मतलब सिंबल से आप कह सकते हो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। होता क्या है कि एंजाइम एक्टिव और डीएक्टिव होते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक एंजाइम का ले रहा हूँ, देखो फॉस्फोरिलेज है बी, फॉस्फोरिलेज बी है, एक है फॉस्फोरिलेज ए। इन दोनों में क्या, देखो ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव कब है, सीरीन एंजाइम है, एंजाइम का कोई मान के चलो साइड चेन पे लगा हुआ है, कोई एंजाइम पे एक लगा हुआ है अमीनो एसिड्स का ग्रुप है सीरीन। सीरीन का आपको पता है क्या होता है, NH2CHCOOH, यहाँ पे लगा होता है OH। तो उसके साइड चेन पे क्या लगा हुआ है, OH। ये इनएक्टिव है, जब तक OH रहेगा इनएक्टिव रहेगा। ये क्या करेगा, फॉस्फोनाइल काइनेज, आपको मैंने बताया था काइनेज जहाँ भी रहेगा। ये किस टाइप का एंजाइम है, यह है ट्रांसफरेज टाइप का एनाइज। ट्रांसफरेज टाइप का एनाइज मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। फॉस्फोरोकाइनेज क्या करेगा, ATP की हेल्प से फॉस्फोराइलेज A बना दिया। ये भी फॉस्फोराइलेज है, ये भी फॉस्फोराइलेज है, मैंने इसका नाम दे दिया B, इसका नाम है A। ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव फॉर्म में कैसे है कि मतलब जब तक OH था ये इनएक्टिव था, जैसे ही ये अपना फॉस्फोरस को ट्रांसफ़र करेगा ये एंजाइम अब O फॉस्फेट बना लेगा, H निकल के O फॉस्फेट बना लिया, ठीक है। तो ये इसका एक्टिव एंजाइम हो गया, ठीक है। तो और जस्ट फॉस्फोनाइल फॉस्फेटेस ये फिर से इसको बना देगा इनएक्टिव को। तो कहने का मतलब आपने देखा यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, OH हटेगा फॉस्फेट जुड़ जाएगा, कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो रहा है। लेकिन आपने क्या किया,
इस एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। कैसे कि अगर आपको करना है क्या, आप चाहते हो कि रिएक्शंस ना हो, ये जब तक एक्टिव रहेगा रिएक्शंस करेगा, आप चाहते हो रिएक्शंस ना हो तो आप किस एंजाइम का यूज़ कर लोगे, इस एंजाइम का यूज़ करोगे, ये तुरंत इसको इसमें चेंज कर देगा, रिएक्शन एंड। आप चाहते हो रिएक्शन हो, इस एंजाइम का यूज़ करो, ये बनाना शुरू कर दिया, आपका रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने एंजाइम्स को किसी के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू रिएक्ट करके उसको रेगुलेट करना शुरू किया कि किसी में एक बॉन्ड जोड़ दूंगा, किसी से एक बॉन्ड निकाल लूँगा, फॉस्फेट जोड़ूंगा, फॉस्फेट निकालूंगा। इस टाइप के रेगुलेशंस को बोलते हो कोवलेंट मॉडिफिकेशन। तो ओनली ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ साइड चेन, ये ध्यान देना है, ये बहुत आसान भी होगा करना, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने एक और ले लिया है, इसी तरह है कि ग्लाइकोजन ऑर्थोफॉस्फेट, ये एग्जाम्पल ही उसी का है, ग्लाइकोजन ऑर्थोफॉस्फेट, अब हो जाएगा ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। ये इसी का एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि आपको एक्टिवेट करना है तो कौन सा एंजाइम यूज़ करोगे, डीएक्टिवेट करना है तो कौन सा एंजाइम, और सिर्फ साइड चेन पे एक सिंपल सी रिएक्शन हो रही है, लेकिन उसी रिएक्शन के कारण एंजाइम का एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन हो रहा है। तो यू कैन ईजिली रेगुलेट दैट एंजाइम बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। नाउ आइसोजाइम्स, आइसोजाइम्स क्या होते हैं कि कोई भी मान चलो एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है और उसको बनाना है प्रोडक्ट पी। इस सबस्ट्रेट को, इस सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर कई सारे एंजाइम काम करने लग जाएं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था एंजाइम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होने का मतलब हो गया कि एक एंजाइम एक टाइप का ही प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन अगर कई सारे एंजाइम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंजाइम आपस में क्या हो गए, सिमिलर हुए या नहीं हुए। तो ये एंजाइम कभी कभी कई सारे एंजाइम सेम टाइप के प्रोडक्ट या सेम टाइप का रिएक्शंस देना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब वो एंजाइम आपस में क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर कैसे होते हैं, होता क्या है कि सपोज करो एंजाइम किससे मिलकर बना हुआ है, आपको बताया प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ, अमीनो एसिड्स। मान के चलो यहाँ पे 5 एंजाइम हैं, 5 के 5 एंजाइम 10 अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं, ये हो सकता है। अमीनो एसिड्स में 10 में बने हुए हैं, जैसे मान लो मैंने अमीनो एसिड का नाम लिख दिया ABCDEF, ऐसे साथ ही मान लो 1 2 3 4 6, ये हो गया 6 एंजाइम, ठीक। कोई भी एंजाइम 6 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, तो ये एंजाइम और इसमें डिफरेंस क्या है, अमीनो एसिड सारे एंजाइम के सेम होंगे, जितने भी यहाँ पे एंजाइम है सब एंजाइम के अमीनो एसिड्स तो सेम होंगे, बस उनका डिफरेंस क्या हो गया, उनके सीक्वेंस का, ठीक है। कभी मैंने डी यहाँ लिख दिया, ई वहाँ लिख दिया, मतलब सारे एंजाइम्स जो सेम टाइप की एक्टिविटी दे रहे हैं, मतलब है क्या, किसकी, एंजाइम्स प्रोटीन का बना हुआ है, और प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड होते हैं वही तो हेल्प करते हैं बाइंडिंग में, कैटालिस्ट में, ठीक है। तो सब एंजाइम अगर सेम अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, बस उनका सीक्वेंस अलग है, तो वो सारे सेम टाइप की रिएक्शंस देंगे। इस टाइप के एंजाइम को बोलते हो आइसोजाइम्स, ठीक है ना। एंजाइम विच कैटलाइज द सेम रिएक्शन आर आइसोलेटेड फ्रॉम सेम स्पीसीज, ठीक है ना, एंड डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस ओनली बिकॉज ऑफ द जेनेटिक रीजन, यू कैन सी, इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। मतलब सेम अमीनो एसिड्स रहेगा बट दियर सीक्वेंस अलग होगा, तो वो सेम टाइप की रिएक्शंस देंगे, दैट इज नोन एज आपका आइसोजाइम्स। नाउ एंजाइम्स इन हेल्थ साइंस, आपको देखा होगा कि आज के ज़माने में जब आप कभी भी जाते हो तो आपको सारी चीज़ें, कई सारी रिएक्शंस लिख के दे दी जाती हैं, या सॉरी कई सारे टेस्ट लिख के दिए जाते हैं, ये टेस्ट करके लाओ, वो टेस्ट करके लाओ हॉस्पिटल्स में, तब आपको डॉक्टर चेक करता है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो आजकल ये एंजाइम एज ए बायो मार्कर का काम कर रहे हैं। बायो मार्कर का मतलब आपको पता है कि जैसे अगर मुझे पेट में प्रॉब्लम है तो मुझे पता है कि मेरे पेट में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये सारी स्टडीज़ को एंजाइमोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना, वो उसका अलग से डिपार्टमेंट भी है। तो अब हमको क्या पता है कि अगर मेरे बॉडी में डाइजेशन करने के लिए ये एंजाइम का कंसंट्रेशन ये होना चाहिए। अगर आपने टेस्ट किया एंजाइम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहा है, इसका मतलब आपके वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आज के ज़माने में एंजाइम एज ए बायो मार्कर का काम कर रहा है। मार्कर मतलब कि वो इंडिकेट करता है, जैसे हम रिएक्शंस में इंडिकेटर यूज़ करते हैं टाइट्रेशन में, ऐसे ये हमारे बॉडी में बायो मार्कर का काम करता है। बायो मार्कर मतलब ये हमें बताएगा कि हमारी बॉडी में स्थिति कैसे है। जैसे आपका ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, शुगर इन डायबिटीज़ में चेक करते हो, ग्लूकोज आपको यूरिन में चेक करना हुआ, तो हम वहाँ किस चीज़ करते हैं, आपको एंजाइम के थ्रू चेक किया जाता है कि आपके बॉडी में वो चीज़ ज़्यादा है या नहीं है। तो बहुत सारे एंजाइम है जो कि आपकी हेल्थ साइंस में बहुत सारी मदद करते हैं एज ए बायो मार्कर। मैं यहाँ पे कुछ के एक आध एग्जांपल आपको बता के समझाऊंगा कि कैसे करता है, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में जितना पढ़ोगे, बहुत सारे बायो मार्कर हैं, जितना पढ़ोगे आपके लिए उतना ही नॉलेज आपकी इन्हेंस होगी। तो फर्स्ट एंजाइम इज लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है, इसका इंडस्ट्रियल पर्पज़ ये है, केमिकल रिएक्शंस तो देता ही है, लेकिन एज ए बायो मार्कर क्या काम करता है, ये एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेस
हार्ट और स्केलेटल मसल में, मतलब इन दोनों मसल्स में, हार्ट की और स्केलेटल मसल्स में, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम चेक करनी हो या मसल्स की प्रॉब्लम चेक करनी हो तो हम किस एंजाइम का यूज़ करेंगे, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेट, ये किस पे एंजाइम काम करेगा, एल्कलाइन मतलब क्या हो गया आपका पीएच बेसिक नेचर हो गया, ये किस पे काम करता है, लीवर पे, बोन डिजीज पे। तो आपको देखा कभी लीवर का टेस्ट करना होगा तो 100% इस एंजाइम को वो चेक करते ही करते हैं, ठीक है। SGPTS, और अब देखो सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलेट ट्रांसमिनेज SGOT, ये भी हार्ट एंड लीवर में, वो था लीवर एंड बोन में, ये है हार्ट एंड लीवर में। हमेशा लीवर की अगर आप टेस्ट करा रहे हो, हार्ट का टेस्ट करा रहे हो तो इस एंजाइम्स को भी वो चेक करता है। क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज, अगेन ये मायोकार्डियल का मतलब अगेन ये हो गया क्या, हार्ट में। हार्ट इन्फेक्शन का मतलब सिंपल सा हार्ट अटैक में इस एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो ये एंजाइम 100% चेक करते हैं जब आपको हार्ट अटैक आता है कि आपको आया भी नहीं। कभी कभी आपको सुना होगा कि उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, अटैक आया था, लेकिन बाद में हॉस्पिटल जाने में पता चलता है कि अब उनको हार्ट अटैक नहीं है। हम पता कैसे करते हैं, इन्हीं एंजाइम से पता करते हैं कि अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो इसका मतलब कि उसमें हार्ट अटैक की चांसेस हैं, नहीं है तो वो स्ट्रोक नहीं हो सकता, वो कुछ दूसरी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एसिड फॉस्फेटेज, कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, अल्फा एमाइलेज, पेनक्रियाट, किसकी आपको देखो एमाइलेज है, हाइड्रोलाइज टाइप का एंजाइम है, तो पेनक्रियाज में पाया जाता है। एग्जांपल मैं एक आपको बताता हूँ हार्ट अटैक के लिए। मायोकार्डियल का मतलब हार्ट अटैक जब आता है तो क्या होता है, कंसंट्रेशन किसकी, एंजाइम की, यह है डेज 0, 5, 10 डेज। अगर आपको सीवियर हार्ट अटैक आता है तो क्या करता है, आपको जो था क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज, जिसको आप सीके बोले थे, उसका कंसंट्रेशन तुरंत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और तुरंत 1 ही 2 दिन में शार्प होने लगता है। जिसका आपको देखा होगा कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक दोनों में डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि वो तुरंत पूरी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, इसलिए देखते हो कोई लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते, दैट वाज द कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपको 2-3 दिन तक पेन होते रहते हैं, तो इसलिए 1-2 दिन में ये देखोगे इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, किसका, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज का। ये तुरंत चेक करके बता देते हैं कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या देते हैं, नहीं आपको कुछ दूसरी प्रॉब्लम है, तब उसके टाइप की दवा देते हैं। उसमें हम 3 एंजाइम को चेक करते हैं, एक CK, SGOT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलेट ट्रांसमिनेज SGOT। ये क्या करता है, ये उतना शार्प तो नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ता है तो नेक्स्ट 5 दिन तक में कम होता है, धीरे धीरे कम होता है, बढ़ेगा धीरे धीरे कम होगा, ये भी इंडिकेट करता है। एंड तीसरा एंजाइम है लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, ये भी देखो हार्ट में है। लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज ये क्या करता है, आपको देखा होगा कि शुरू के 3-4 दिन तक आपको हॉस्पिटल में ही रखते हैं कि दोबारा से चांसेस होते हैं किसकी, ये एंजाइम तीसरे दिन से चौथे दिन से बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे ये आता है। तो ये तीनों एंजाइम के कैलकुलेशन से ही वो 2-3 दिन में कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको हार्ट अटैक है भी या नहीं, या सीवियर हार्ट अटैक है तो कितना है, ठीक है। जितना ज़्यादा इसकी पीक होगी उतना ज़्यादा आपको सीवियर होगा। तो देख लो आपको ये 3 एंजाइम से उन्होंने टेस्ट करके बता दिया कि कैसे है। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताता हूँ, जैसे ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन यूरिन, ये आपको डायबिटिक में भी होता है कि आप जो स्ट्रिप यूज़ करते हो, ठीक है, उस स्ट्रिप पे वो एंजाइम्स कोटेड होते हैं। जैसे आपने ग्लूकोज का किया, आपने ले लिया ग्लूकोज ऑक्सीडेज, यूरिन का टेस्ट करना है, ग्लूकोज यूरिन के टेस्ट में आपको पता करना है कि ग्लूकोज आपके यूरिन में कितना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस स्ट्रिप को यूज़ किया, उस स्ट्रिप में रहता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड NH2O2 में बदल देगा, ठीक है। अगर वहाँ पे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज नहीं है तो वो ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में चेंज नहीं होगा। तो मतलब इसने किस में चेंज कर दिया, ग्लूकोनिक एसिड में NH2O2 में। अब हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो ये अगर H2O2 बना है तो ये ऑर्थोटोलोडीन से रिएक्ट करने पे क्या करता है लैब में, H2O2। अब हम यहाँ पे दूसरी एंजाइम करते हैं यूज़ पेरोक्सीडेज, ये बना लेता है कलर्ड शिप बेस, ठीक है, ये शिप बेस बना लेता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कलर शो करने लगता है। तो आपको पता है कि अगर आपका इंटेंस कलर शो होने लगा, इसका मतलब कि वहाँ पे क्या है, H2O2 बना है। और H2O2 तब भी बना होगा जब वहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड, और H2O2 तभी बना होगा जब वहाँ पे क्या बना होगा, ग्लूकोज रहा होगा। तो अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो तभी आपका कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आपने देखा इन दोनों एंजाइम के हेल्प से आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि यहाँ पे आपके बॉडी में ग्लूकोज है कि नहीं है। तो ये यहाँ पे भी ऐसे बायो मार्कर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत एंजाइम्स के रेगुलेशंस एंड हाउ इट हेल्प्स इन द बायो मार्कर इन द हेल्थ साइंस, ठीक है।
लास्ट टॉपिक आपका बचता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एंजाइम। वो मैंने आपको वैसे तो थोड़ा बहुत बताया हुआ है जब आपका क्लासिफिकेशन करा रहा था कि कौन सा एंजाइम किस टाइप की रिएक्शंस देता है। फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा केमिकल रिएक्शन ऑफ द एंजाइम एंड दैट विल बी द ऑल थिंग्स अबाउट द एंजाइम। थैंक यू।